बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरी तरफ़ से तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, आप उम्मीद है घर पर सब खैरियत से होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। ऑनलाइन लेक्चर से आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये तमाम लेक्चर्स आपकी बेहतरी के लिए ही इनका इनेकाद किया गया है। तो मेरा बेटा, इनको टाइमली लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को वक्त पर सोएं ताकि आप सुबह वक्त पर उठकर इन लेक्चर्स को ले सकें। उम्मीद है मेरा बेटा आप मेरी इन बातों को फॉलो करेंगे, वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे और इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखेंगे। बैलेंस डाइट खाएंगे और ताकि आप सेहत और तंदुरुस्त रह सकें। मेरा बेटा, हम इससे पहले नात और हम पढ़ चुके हैं। हमने इसके अलावा का मोहतरमा मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना को पढ़ा, एक सबक पढ़ा। आपको बताया कि आपके अशार कैसे आएंगे, कैसे आपने उसको अटैम्प्ट करना है, पेपर में कैसे आएंगे। फिर आपको ये बताया सबक में से आपको हमने जो नई चीज़ पढ़ी थी, सलीस उर्दू पढ़ी थी, हमने तफ़ीम इबारत पढ़ी थी। आपको ये भी बताया था कि सलीस उर्दू का जो सवाल होता है मेरा बेटा वो 10 नंबर का होता है। 2 सलीस उर्दू आपको आती हैं जिनमें से आपको एक करनी होती है। फिर आपको तफ़ीम इबारत के बारे में बताया था मैंने कि वो आपको आपके बुक में से, आपके लेसन में से, सबक में से एक पैराग्राफ दिया जाता है। आपने उसमें से सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। 5 सवाल आपको दिए जाते हैं, हर सवाल का 1 नंबर होता है और आपने क्या करना होता है कि हर 4 सवाल के जो जवाब होते हैं वो आपने अपने ऊपर पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं। और एक सवाल आता है इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें या ये इबारत किस सबक से ली गई है। तो डेफिनेटली आप जज कर लेते हैं आसानी के साथ उसको। तो ये आपका आता है। आज हम करेंगे ग्रामर और उसमें हम करेंगे कहानी। कहानी मेरा बेटा आप सब लोग छोटी क्लासों से लिखते हुए आ रहे हैं। आज अब मेरा बेटा हम कहानी को देखेंगे जो कि आपके नोट्स के पेज 118 पेज पे दी गई हैं। हम उनमें से लालची कुत्ता की स्टोरी देखेंगे। स्टोरी कहानी आपको पेपर में आती है। एक कहानी मेरा बेटा आती है और एक ही कहानी आपने तहरीर करनी होती है। कहानी जो होती है वो 10 नंबर की होती है मेरा बेटा, और आपके नोट्स के अंदर जितनी कहानियाँ हैं वो आपने लर्न करनी है। आप सबको पता है कि आपके पेपर्स होंगे, आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, इसलिए मेरा बेटा इसको साथ साथ याद कीजिए। अगर आप इनको साथ साथ याद नहीं करेंगे तो काम बहुत ज़्यादा होता जाएगा और फिर मेरे पैनिक होने का होता है कि हम पैनिक ना हो जाए। तो अब आपके पास माशाल्लाह घर में टाइम है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इस पे तवज्जो ज़रूर दें। लालची कुत्ता कहानी देखने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि कहानी लिखी कैसे जाती है। कहानी के लिए क्या बेसिक रूल्स हैं। कहानी जो होती है गुज़रे हुए ज़माने में लिखी जाती है। इसमें वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखा जाता है। यानी कि हमने ये नहीं करना कोई बात आगे जो बयान करनी चाहिए थी वो हम बाद में बयान कर रहे हैं और जो बात बाद में बयान करनी थी वो हम पहले बयान कर रहे हैं। यानी कि कहानी लिखते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी बात आप पहले बयान करनी है और कौन सी बाद में। कहानी जो है फिर बता रही हूँ कि गुज़रे हुए ज़माने में लिखी जाती है। कहानी का नतीजा ज़रूर लिखा जाता है। जैसे आप सामने अभी बोर्ड पे देख भी रहे हैं कि कहानी है आपकी लालची कुत्ता, और इसका नीचे अगर आप बिल्कुल एंड पे हैं तो देखें नतीजा लिखा हुआ है लालच बुरी बला है। अब लालच बुरी बला पे हमें खाली लालची कुत्ता की स्टोरी नहीं मिलेगी, हमें और भी बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी। आपने अपना क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है कि आपको किस टॉपिक पे किस पे कहानी लिखने को कहा गया है। अब जैसे इसके अलावा हमने क्या करना होता है कि कहानी लिखते वक्त छोटे छोटे जुमले लिखने होते हैं। हम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लिखते और इमला का भी ध्यान रखते हैं। आइए अपनी कहानी को देखते हैं कि लालची कुत्ता। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से, कसाब किसे कहते हैं? गोश्त बेचने वाला, जो गोश्त बेचता है, मीट। गोश्त का कसाब की दुकान से गोश्त का एक
टुकड़ा मिला। टुकड़ा किसे कहते हैं? पीस। उसने सोचा, अब कुत्ते ने ये सोचा, उसको टुकड़ा जब कसाब की दुकान से ले लिया, उसने सोचा क्यों ना इसे कहीं दूर जाकर खाया जाए। अब कुत्ता तो उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे अब गोश्त का टुकड़ा मिला है तो मैं इसको आराम से सुकून से कहीं दूर जाकर बैठकर खाता हूँ। वो उसके दिल में ये भी ख्याल आया कि ये ना हो कोई दूसरा कुत्ता जो है उससे ये टुकड़ा छीन ना ले। ये सोचकर उसने टुकड़े को मुंह में दबाया। अब देखिएगा मुंह कैसे लिखा हुआ, मुंह में दबाया और चल दिया। रास्ते में एक नहर थी। क्या हुआ? एक कुत्ता था, उसको क्या हुआ, एक गोश्त बेचने वाले कसाब की दुकान से एक गोश्त का टुकड़ा मिलता है। वो उस टुकड़े को मुंह में दबाता है और वो ये सोचता है, उसने सोचा क्यों ना मैं इस टुकड़े को कहीं दूर जाके खाऊं सुकून से, ताकि कोई दूसरा कुत्ता आके मुझसे ये टुकड़ा छीन ना ले। उसने ये सोचा और उसने टुकड़ा मुंह में दबाया और चल दिया। जब वो चल रहा था, रास्ते में एक नहर थी। जब वो पुल से गुज़र रहा था तो अचानक उसकी नज़र पानी पर पड़ी। अब ज़ाहिरी बात है, नहर है, नहर के अंदर पानी होगा। कुत्ता जब पुल क्रॉस कर रहा था, उसके ऊपर चढ़ रहा था, तो उसको अपना अक्स जो था, उसको जो अपना साया था, शैडो था, उसकी अचानक उसकी नज़र पानी पर पड़ी। उसने अपना अक्स देखा, उसने अपना साया देखा और वो ये समझा कि ये दूसरा कुत्ता है। अब जब वो पुल के ऊपर से गोश्त का टुकड़ा मुंह में दबाए चल रहा था, चलते चलते रास्ते में एक नहर थी, फिर वो एक पुल से गुजर रहा था। पुल से गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र पानी पर पड़ी, तो पानी में डेफिनेटली उसको अपना अक्स साया नज़र आया और वो ये समझा कि पानी में कोई और कुत्ता है, कोई एक और दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। हालांकि वो कुत्ता जो था वो अपना ही अक्स देख रहा था पानी के अंदर, लेकिन वो क्या समझा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। कुत्ते के दिल में अब लालच पैदा हो गया। लालच करना तो बुरी बात है, लेकिन कुत्ते के दिल में लालच पैदा हो गया। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन ले और मज़े लेकर खाए। अपना टुकड़ा तो उसने पहले मुंह में दबाया ही हुआ था। गुजरते हुए नहर के पास से गुजरा, फिर वो पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो पानी पर नज़र पड़ी। पानी में उसने अपना अक्स देखा। उस अक्स में उसको क्या नज़र आया? अपना आप। लेकिन वो क्या समझा क्या कि कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। उसने उस कुत्ते से भी गोश्त का, उसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने उस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए छीनना चाहा कि उससे भी गोश्त का टुकड़ा छीन ले और मज़े लेकर खाए। ये सोचकर उसने जैसे ही ये सोचा कि मैं उस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन लूँगा और मज़े लेकर खाऊंगा, उसने क्या किया, वो पानी में अपने ही अक्स पर झपट पड़ा। उसने उस पर छलांग लगा दी कि यानी कि वो जिस नहर पे उसके पास से गुजरा था, उस पुल क्रॉस कर रहा था, उस पुल पे उसने अपना अक्स देखा था, उसने क्या किया, उसी अक्स पर झपट पड़ा और जूं ही गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए उसने अपना मुंह खोला कि दूसरे, वो समझा था ना कि पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है और उस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा वो छीन लेगा। जैसे ही उसने उस दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोला तो क्या हुआ, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और वो देखता रह गया। तो नतीजा क्या हुआ? लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरा बेटा, लालच बुरी बला है। लालची कुत्ता आपने कहानी पढ़ी, उसका आपने 10 नंबर की ये कहानी आपको पेपर में आती है और आपने इसका नतीजा लाजमन लिखना होता है। नतीजे का 1 नंबर होता है, ज़रूरी तहरीर किया जाता है नतीजा, और नतीजा आखिर में तहरीर किया जाता है। एक दफ़ा और देख लेते हैं। आपको इसमें, मेरा बेटा, कहानी तो बहुत आसान है और आपने बहुत दफ़ा सुनी भी होगी, लेकिन अब इसको इस कहानी के क्वेश्चन में पूरे नंबर लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जिस कहानी के अंदर जितने मुश्किल अल्फाज हैं, मेरा बेटा, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उनको इमला के तौर पे ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक दफ़ा देखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कुत्ते को कसाब की दुकान, गोश्त बेचने वाले की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला। उसने क्या किया, टुकड़े को मुंह में दबाया और उसने सोचा क्यों ना इसे कहीं दूर जाके खाया जाए ताकि कोई दूसरा कुत्ता इससे ये टुकड़ा छीन ना ले।
ये सोचकर उसने टुकड़ा मुंह में दबाया और चल दिया। रास्ते में एक नहर थी। जब वो पुल से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नज़र पानी पर पड़ गई। उसने अब पानी में अपना अक्स देखा और ये समझा कि कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। अब उसके दिल में लालच पैदा हुआ। वो कहता है कि मैं इस कुत्ते से भी अगर ये गोश्त का टुकड़ा छीन लूँगा तो मेरे पास डेफिनेटली उसका ख्याल था कि एक तो टुकड़ा मेरे अपने मुंह में है, एक मैं दूसरे कुत्ते से छीन लूँगा तो मैं क्या होगा, उस दोनों टुकड़ों को मज़े से खाऊँगा। चुनाचे ये सोचकर वो पानी में अपने ही अक्स पर झपट पड़ा और जैसे ही उसने अपना मुँह खोला दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में गिर गया और वो देखता ही रह गया। तो इसलिए क्या क्या कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। इसके साथ एक और कहानी हम देख लेते हैं, किसान और लकड़ियों का गट्ठा। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा इत्तफाक में बरकत है, हमेशा इत्तफाक और इत्तेहाद से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो हम जो है वो किसान और लकड़ियों का गट्ठा, हम ये देख लेते हैं स्टोरी, इसको तहरीर कर लेते हैं, किसान और लकड़ियों का गट्ठा। लकड़ियों का गट्ठा, ये भी मेरा बेटा आपकी कहानी है जी। किसान और लकड़ियों का गट्ठा। कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है, मैंने अभी बताया कि कहानी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। एक दफ़ा का जिक्र है किसी गांव में, एक कहानी मैंने आपकी रहनुमाई के लिए लिख दी आपको बोर्ड पे। दूसरी कहानी पेज नंबर 118 पर सेकंड स्टोरी है, आपके यूनिक नोट्स के अंदर मौजूद है। आप मेरा बेटा उससे भरपूर रहनुमाई, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो आप एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में, कहते हैं एक बूढ़ा किसान रहता था, उसके 3 बेटे थे। किसान अपने बेटों के लड़ाई झगड़े से बेहद परेशान था। कहते हैं किसी एक गांव था, उस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, फार्मर रहता था, किसान रहता था, और उसके कितने बेटे थे? 3। और वो तीनों क्या करते थे? आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे हर वक्त। लड़ना झगड़ना तो बुरी बात है, इसलिए कहा जाता है कि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। उसके 3 बेटे थे किसान के। किसान अपने बेटों के लड़ाई झगड़ों से बेहद परेशान था और इस गम में बीमार रहने लगा। वो चाहता था कि उसके बच्चे जो हैं, उसके बेटे जो हैं, वो हमेशा आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, लेकिन उसके बेटे जो थे, किसान के तीनों बेटे जो थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इसी वजह से किसान जो था वो परेशान रहता था और इस गम की वजह से बीमार रहने लगा। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। जब उसे अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ जंगल से चंद लकड़ियाँ ले आओ। अभी हमने पढ़ा किसान के बेटे आपस में लड़ते रहते थे, इस वजह से किसान जो था वो बहुत परेशान रहता था और इस गम की वजह से अक्सर बीमार रहता। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया तो क्या हुआ, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया अपने पास और कहा कि जाओ जंगल से चंद लकड़ियाँ ले आओ। तीनों बेटे जंगल से चंद लकड़ियाँ ले आए। जब किसान जो था उसने अपने बेटों को बुलाकर यह कहा कि जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, तो तीनों बेटे जंगल गए और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ गए। किसान ने इनसे कहा इनको बांध दो। अब जब वो जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ गए तो किसान ने उनसे कहा इनको आप बांध दो। बेटों ने हुक्म के मुताबिक इन लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया। बेटों ने बाप के हुक्म की तामील करते हुए इन लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया। अब जब किसान लकड़ियां बंध गईं तो किसान ने क्या कहा, बारी बारी तीनों बेटों से कहा कि इसको तोड़ें, मगर वो तीनों नाकाम रहे। जंगल से बेटे लकड़ियां लेके आ गए। जब लकड़ियां लेके आ गए तो बाप ने क्या कहा, इन लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध दो। जब इकट्ठा करके उन लकड़ियों को बांध दिया तो बाप ने बेटों को हुक्म दिया कि इन लकड़ियों को मतलब तीनों तोड़ो इसको बारी बारी करके।
किसान ने बारी बारी तीनों बेटों से कहा कि इसको तोड़ें, मगर वो तीनों नाकाम रहे। फिर किसान ने कहा इन लकड़ियों के गट्ठे को खोल दें। जब लकड़ियां थी इकट्ठी, किसान ने कहा इनको इकट्ठा करके बांध दो, और बारी बारी तीनों बेटों से कहा कि इसको तोड़े, मगर वो तीनों इसको तोड़ ना सके। फिर किसान ने कहा इन लकड़ियों के गट्ठे को खोल दो, अब एक एक लकड़ी करके तोड़ो। अब किसान ने क्या कहा, जब तीनों बेटे जो थे, लकड़ियां इकट्ठी थीं और तीनों बेटों ने अपनी कोशिश की कि उन लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ सके और तीनों उसको तोड़ने में नाकाम रहे, तो अब किसान ने क्या कहा, इन लकड़ियों के गट्ठे को खोल दो और एक एक लकड़ी करके तोड़ो। बेटों ने फौरन हर लकड़ी आसानी से तोड़ दी। जब किसान ने ये कहा कि अब एक एक लकड़ी करके तोड़ो, तो जब तीनों बेटों को ये बात कही तो बेटों ने आसानी से एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। किसान ने अपने बेटों से कहा तुम लोगों की मिसाल भी इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह है। अब किसान ने उनको कैसे समझाया, उसने कहा कि तुम लोगों की मिसाल भी, तुम लोगों की एग्जाम्पल भी इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह है। अगर तुम लोग इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर इन लकड़ियों की तरह जुदा जुदा रहोगे, जुदा जुदा अलग अलग रहोगे, तो हर कोई तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकेगा। देखें, जब लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा था और किसान ने अपने तीनों बेटों से कहा कि इसको तोड़ें, तो वो तीनों उसको तोड़ने में नाकाम रहे। लेकिन जैसे ही किसान ने कहा इन लकड़ियों के गट्ठे को खोल दो, और जब ये कहा कि इन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो, तो उन्होंने उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ लिया। तो किसान फिर उनको समझाने के लिए, उनको एग्जाम्पल देने के लिए क्या कहते हैं कि तुम लोगों की मिसाल भी इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह है, कि अगर तुम आपस में इत्तेफाक से रहोगे तो तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर इन लकड़ियों की तरह तुम जुदा और जुदा रहोगे, लड़ते रहोगे, अलग-अलग रहोगे, तो हर कोई तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकेगा। नतीजा क्या है? इत्तेफाक में बरकत। उम्मीद है मेरा बेटा, मेरे बच्चों को ये कहानी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आज हमने 2 कहानियाँ पढ़ी। आपका देखें मैंने तहरीर भी की है, किसान और लकड़ियों का गट्ठा और लालची कुत्ता। लालची कुत्ता आपकी लिए मैंने बोर्ड पर तहरीर कर दिया था, पेज नंबर 118 पर आपके नोट्स में मौजूद है। फिर किसान और लकड़ियों का गट्ठा मैंने आपको पढ़ के सुनाई। उम्मीद है मेरे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने इन दोनों कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। उसके साथ साथ मेरा बेटा इसको तहरीर भी करना है, ताकि आप इसको अच्छे नंबर इसमें आपके आ सकें। तो अब हम देखते हैं अपने ख़त को। आज का हमारा ख़त है वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए। जी मेरा बेटा, पेज नंबर 124 पे एक आपका ख़त है वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए। आपका ख़त है, आपको आगे भी बताया था, आपका जो सवाल आता है आपको ख़त और दरख्वास्त में याद दिया जाता है। या तो आपको ख़त करना होता है या दरख्वास्त करनी होती है, लेकिन आप क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, आप दोनों ही चीज़ें करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आइंदा आने वाली क्लासेस में आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाए। तो मेरा बेटा, ख़त लिखने का एक तरीक़ाकार होता है। हम किस तरह ख़त लिखते हैं, आपके उसके किस तरह नंबरों की डिवीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी। और मैंने, आप देख रहे होंगे, ख़त तो तहरीर किया, लेकिन मैंने उसकी एंडिंग नहीं की। एंडिंग इंशाल्लाह मैं आपके सामने करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, आपका एक ख़त है वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए। आपकी सपोज ये आपने मार्जिन लाइन लगाई, आपने मार्जिन लाइन के साथ लिखा इम्तिहानी मरकज़। देन जिस डेट को आप ख़त तहरीर कर रहे हैं वो डेट आपने डाली 25 जून 2020। फिर आप देखेंगे, आपको अगर ये आपने तहरीर कर लिया तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल गया। फिर आप देखें आप किसके नाम ख़त लिख रहे हैं, वालिद के नाम, तो क्या आएगा, प्यारे अब्बा जान, आगे जो इस्तिजाबिया का निशान है, यहाँ तक आप लिखेंगे मेरा बेटा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर उसके आगे देखें अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम में हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं अस्सलामुअलैकुम। कैसे हम लिखते हैं, इस्लाम हमने लिखा वाओ और हमने लिखा अलैकुम। चलें, ये तो टोटली ही गलत है। अगर हमने ये लिख लिया अस्सलामो, हम बीच में वाओ डाल देते हैं, फिर हम लिख देते हैं अलैकुम।
मेरा बेटा वाओ इसमें नहीं आता, किसी भी सूरत पे नहीं आता। आपने यही आपका दुरुस्त है, आपने इसी तरीके से अस्सलामुअलैकुम तहरीर करना है और उसके बाद आपने ख़त्मा का फुल स्टॉप का निशान लगाना है। यहाँ तक लिखने के 1, 2 और 3 मार्क्स आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे। फिर आते हैं अब हम ख़त की तरफ। ख़त को बेसिकली कहते क्या है? ख़त को आदी मुलाकात जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ख़त जो है वो तहरीर करने के साथ साथ किसी के साथ राब्ता, किसी का हाल जानने की भी एक शक्ल भी है। आजकल तो ख़त नहीं लिखे जाते क्योंकि हम सबके पास मोबाइल्स हैं, हम मैसेज कर लेते हैं, हम कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त था कि ख़त तहरीर किए जाते थे और ये राब्ते का ज़रिया भी थे। ख़त जो है कहते हैं ख़त लिखने वाला मकतूब निगार कहलाता है और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म का भी तकल्लुफ़ ना बरता जाए। ख़त छोटे छोटे जुमलों में तहरीर किया जाए और सादा और आसान ज़ुबान में उसको तहरीर किया जाए, उसमें गैर ज़रूरी तफसीलात जो है वो ना लिखी जाए। तो ख़त जो है वो राब्ते का एक वक्त था, ज़रिया थे। ख़त को आदी मुलाकात भी कहा जाता है। अब हम 124 पेज पे आपके नोट्स में मौजूद है, वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए उस ख़त को मेरा बेटा अब हम देख लेते हैं। प्यारे अब्बा जान, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ख़त लिखने का एक और तरीका भी होता है, एक असूल भी होता है कि सबसे पहले आप जिसको ख़त लिख रहे हैं उसकी खैरियत दरियाफ़्त करेंगे, अपनी खैरियत भी बताएंगे कि आप उन वालिद साहब क्या कह रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। खैरियत को ध्यान से देखिए कि खैरियत जो है उसमें डबल ये आता है, खे, ये, रे और ये और ते। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। कि उम्मीद है आप भी ठीक होंगे, मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी, वालिद साहब को बता रहा है बेटा, कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गया हूँ, कि मैं जमात पंजम के इम्तिहान में, 5वीं जमात के इम्तिहान में मैं पास हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है कि आप मेरे लिए दुआएं करते थे, आपने मेरे लिए दुआएं की, इस वजह से मैं पास हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। अब मुझे क्या है, 6ठी जमात के लिए, 6th क्लास के लिए किताबों की, कॉपियों की और यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। डेफिनेटली जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें न्यू बुक्स भी चाहिए होती हैं, हमें न्यू कॉपीज़ भी चाहिए होती हैं, और अगर हम बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है क्लास 5 से क्लास 6 में चले गए तो हमें यूनिफॉर्म भी चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे मुबलिग 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ बज़रिया मनी ऑर्डर भेज दें। अब वालिद साहब के नाम हम ख़त लिख रहे हैं, उसमें क्या है, हमने रकम मंगवानी है। रकम क्यों मंगवा रहे हैं? हम सबसे पहले उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। फिर वालिद साहब को बताते हैं कि आपको ये सुनकर मुसर्रत होगी, खुशी होगी कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गया हूँ। ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। ज़ाहिरी बात है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सब आपकी दुआओं की वजह से है कि मैं 5वीं जमात में पास हो गया हूँ। इसलिए अब मुझे 6ठी जमात में जाना है, तो 6ठी जमात के लिए मुझे किताबों की, कॉपियों की और यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। इसलिए मुझे मुबलग 5,000 रुपये यानी कि मुझे 5,000 रुपीज़ जो है वो बज़रिया मनी ऑर्डर भेज दें ताकि मैं अपनी नई जमात की पढ़ाई जारी रख सकूं। अब वालिद साहब से 5,000 रुपीज़ मंगवाए हैं ताकि उससे वो किताबें, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म जो है वो ख़रीद सकें और नई जमात की पढ़ाई जारी रख सकें। एंड कैसे करते हैं, हम हाल चाल पूछ कर, दुआएँ देकर एक ख़त का इख्तिताम कर देते हैं। अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, छोटे बहन भाइयों को प्यार। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जब आपने ये ख़त का इख्तिताम कर लिया तो मेरा बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे वस्सलाम। किसके नाम ख़त है? अब्बा जान, आपका बेटा अलिफ बे जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और, ख़त और दरख्वास्त हम 9
के पैटर्न के मुताबिक तो हम नहीं करते ये लड़का लड़की का, कि हम लड़का ही बन के भी लिख सकते हैं। लेकिन क्लास 6, 7, 8 में ये होता है कि जी बच्चियाँ पूछती हैं कि टीचर हम लड़की बन के ये लिख सकते हैं, तो जी मेरा बेटा हम लड़की बन के ये लिख सकते हैं। आप इसको एंड में ये भी लिख सकते हैं, उम्मीद एंड में वस्सलाम आपकी बेटी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आपको ये जानकर खुशी हुई कि मैं 5वीं जमात के इम्तिहान में पास हो गई हूँ अगर आप लड़की बन के लिखेंगी। ये सब आपकी दुआओं का असर है। मुझे 6ठी जमात के लिए किताबों, कापियों और यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए मुझे मुबलिक 5000 रुपये बजरिया मनी ऑर्डर भेज दें ताकि मैं अपनी नई जमात की पढ़ाई जारी रख सकूँ। अम्मी जान का क्या हाल है, उनकी खिदमत में आदाब, छोटे बहन भाइयों को प्यार, वस्सलाम आपकी बेटी अलिफ बे जी। मेरा बेटा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप लड़की बन के लिखना चाहती हैं लड़की बन के लिख लें, लेकिन फिर आप एंड तक लड़की बन के ही तहरीर करेंगी। ये आपका पहला ख़त था और उम्मीद है आपको ये ख़त अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने मेरा बेटा आज के लेक्चर में हमने एक कहानी पढ़ी लालची कुत्ता, एक कहानी पढ़ी हमने किसान और लकड़ियों का गट्ठा, जिसका नतीजा लालची कुत्ता का नतीजा क्या था, लालच बुरी बला है, और किसान और लकड़ियों का गट्ठे का नतीजा क्या था, इत्तफाक में बरकत है। फिर हमने एक ख़त तहरीर किया, ख़त का आपको पैटर्न बताया, 1, 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 3 और 4, इस तरह आपके 4 नंबर और इस नफ्से मजमून के आपके 6 नंबर होते हैं। तो आपको 10 नंबर का ये मेरा बेटा सवाल आता है। आपने इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने तमाम इसकी पैटर्न जो है उसको फॉलो करना है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें और याद भी करें। याद करने के बाद मेरा बेटा इसको तहरीर भी करें ताकि आपको और अच्छी तरह ये याद हो जाए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।